जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक अध्ययन के पाठ 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें परिवहन एवं संचार एवं विदेशी व्यापार के अंतर्गत आज हम विभिन्न परिवहन के साधनों का अध्ययन करेंगे। उसमें स्थल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन। इसके बाद पोत एवं पोताश्रय, पाइपलाइन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। संचार के साधन व उसका महत्व, विदेशी व्यापार, हमारे देश के आर्थिक प्रगति में योगदान एवं भारत का विदेशी व्यापार व आयात निर्यात, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे इस पाठ में। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, परिवहन। परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन वहन। परि का अर्थ है पार और वहन का अर्थ है ले जाना, अर्थात परिवहन का आशय पार ले जाना है। व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम परिवहन कहते हैं। सबसे पहले परिवहन का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन आवश्यकता बन गए हैं। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक भी हैं। सबसे पहले परिवहन के साधनों में सड़कें, रेलें, जल मार्ग, वायु मार्ग एवं इनके साधन, मंडी के लिए कृषि उपजें, उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल, व्यापारियों के लिए दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। हमारी दैनिक जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी इन्हीं साधनों के द्वारा होती है। परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन के साधन वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य महत्व देखें, परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति व समृद्धि के सूचक हैं। इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई नियमित, विश्वसनीय व तीव्रगामी होती है। चौथा है, परिवहन व संचार के द्रुतगामी व सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। दुनिया के लोगों को परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन ही सुलभ बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय भी समाज की मदद करते हैं। परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? सबसे पहला साधन बच्चों, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सड़क परिवहन देखें, भारत में सड़क परिवहन अत्यंत प्राचीन है। मानव सभ्यता की शुरुआत में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था तो उसने जिन रास्तों को अपनाया वो पैदल पैदल चला जाता था और उसके पैरों के निशान वहां पड़ जाते थे, जिसको पगडंडी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं पगडंडियों को बाद में पक्की सड़कों के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो देश की अधिकांश जनसंख्या की पहुंच में है। सड़क परिवहन की सेवाएं चहुमुखी, सस्ती एवं घर के दरवाजों तक सुलभ होती है। मजबूती एवं बनावट की दृष्टि से भारत में कच्ची व पक्की 2 प्रकार की सड़कें हैं। कच्ची सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं, जो अधिकतर गाँवों में होती हैं। जो लोग पैदल पैदल जाकर उस रास्ते को बना लेते हैं, थोड़े दिनों में वो पगडंडी का रूप ले लेती हैं। पक्की सड़कें हैं, वो प्रत्येक मौसम में उन पर यातायात चलता रहता है। प्रबंधन व महत्ता की दृष्टि से भारत में 3 प्रकार की सड़कें हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग और जिला एवं ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसका रखरखाव एवं निर्माण केंद्र सरकार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये पक्की सड़कें देश की राज्यों को राजधानियों, बड़े बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों, प्रमुख बंदरगाहों तथा पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 58,112 किलोमीटर है। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना
1999 में तैयार की गई थी, जिसके अनुसार सन 2007 तक करीब 14,000 किलोमीटर लंबे 4x6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्ष्य है। हमारे देश में प्रमुख 10 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें अमृतसर अंबाला जालंधर दिल्ली, जालंधर माधोपुर जम्मू बनिहाल, श्रीनगर बारामूला उरी, बटोट दोदा किश्तवाड़, दिल्ली मथुरा आगरा कानपुर इलाहाबाद, वाराणसी बढ़ी कोलकाता, और एक हमारे मध्य प्रदेश से भी निकलता है जिसको आगरा ग्वालियर इंदौर नासिक मुंबई मार्ग है। ठाणे पुणे बेलगांव बेंगलुरु चेन्नई एक अलग राष्ट्रीय राजमार्ग है। बेलगांव अनमोद पोंडा और पणजी ये 7वें नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अलावा 8वें नंबर पर बहरगोड़ा कटक विशाखापट्टनम विजयवाड़ा और चेन्नई है। 9वें राष्ट्रीय राजमार्ग में हरिदासपुर से लेकर पारादीप तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है, और 10वां धुले नागपुर रायपुर संबलपुर और कोलकाता है। प्रादेशिक राजमार्ग जो होते हैं इनको बनाने का कार्य राज्य सरकारें और केंद्र प्रशासित प्रदेश सरकारें करती हैं। ये सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ती। इनकी कुल लंबाई लगभग 99,000 किलोमीटर है। जिला व ग्रामीण सड़कें ये दोनों प्रकार की होती हैं बच्चों, कच्ची और पक्की सड़कें होती हैं। इन सड़कों का निर्माण राज्य शासन व केंद्र शासित प्रदेशों की निर्देशन में जिला परिषदें करती हैं। लगभग इन सड़कों की कुल लंबाई 8 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों का निर्माण प्राचीन काल से होता हुआ आया है। हमारे कुछ मुगल कालीन शासक इन्होंने हमारे देश में सड़कों का निर्माण किया, जिसमें मुगल शासक शेर शाह सूरी का नाम हम प्रथम ले सकते हैं, जिन्होंने कोलकाता से पेशावर तक एक राजमार्ग का निर्माण कराया। उसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से है, जहां से हमारा दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश थे उनके साथ व्यापार होता था। 31 मार्च 97 तक भारत में सड़कों की लंबाई बढ़कर 24,65,877 किलोमीटर हो गई थी। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व हम दक्षिण भारत में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर उत्तर भारत की तुलना में बेहतर इसलिए है क्योंकि वहां का ठोस धरातल एवं सड़क सामग्री निर्माण की सुलभता है। केंद्र शासित प्रदेशों में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई क्रमशः दिल्ली, पांडिचेरी एवं चंडीगढ़ में है। बच्चों, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम तो सभी जानते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी बड़ी योजनाएं थी। उनकी ऐसी सोच थी कि भारत देश का एक छोटे से छोटा गांव भी बड़े शहरों से जुड़ सके। उनकी सोच को उन्होंने मूर्त रूप दिया, जिसका नाम प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से है। इस सड़क योजना का उद्देश्य ऐसे गांव जहां पर केवल 500 लोगों की आबादी है, उन तक को 12मासी सड़कों से जोड़ना था। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास हेतु मई 1960 में सीमा सड़क विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसने मनाली से लेकर लेह लद्दाख है ना, जम्मू क्षेत्र के जो लद्दाख है वहां तक संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाई, जिसकी औसत ऊंचाई 4,270 मीटर है। अपने गठन से लेकर आज तक इस संगठन ने 31,061 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है। दूसरा, हम स्थल परिवहन जो हमारा रेल मार्ग है उसके बारे में जान सकेंगे। रेल मार्गों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। इसकी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। रेल मार्गों का उपयोग उपजाऊ सघन आबाद क्षेत्रों की यात्रा एवं माल ढुलाई हेतु आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ ही संकटकालीन स्थिति में माल व यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम रेलें अधिक महत्वपूर्ण ढंग से करती हैं। भारत में रेल मार्गों का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ, जिन्होंने 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक एक रेल मार्ग का निर्माण किया, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में रेल मार्गों का विकास होता चला गया, जिसका ये परिणाम हुआ कि हमारे देश की रेल प्रणाली आज विश्व में 4थे नंबर की रेल प्रणाली बन गई है। भारत में रेलगाड़ियां 3 अलग अलग चौड़ाई के रेल मार्ग पर चलती हैं। सबसे बड़ी रेल लाइन 1676 मीटर गेज की होती है। दूसरे नंबर की छोटी लाइन 1000 मीटर गेज की होती है, और सबसे छोटी सकरी लाइन जो बच्चों अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में जिनका निर्माण अंग्रेजों के समय से किया गया, उस लाइन की चौड़ाई लगभग 762 से 610 मीटर गेज की होती है। रेल प्रबंधन एवं
नियंत्रण हेतु रेल बोर्ड की स्थापना की गई है। भारतीय रेल नेटवर्क के विभाजन के साथ हमारे देश में लगभग रेलवे के 16 जोन हैं, जिनके मुख्यालय उस जगह पर हैं। जैसे मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर एवं अन्य पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर और दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली। रेल मार्गों का वितरण बच्चों, हमारे देश की रेल मार्गों का विकास उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित है। यह वितरण अत्यधिक असमान है। अधिक सघन रेल मार्ग क्षेत्र कहां से कहां तक है? इस रेल क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आसनसोल, हावड़ा आदि हैं। मध्य सघन रेल मार्ग, इस रेल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय मैदान एवं दक्षिण के पठार सम्मिलित हैं और ये रेल मार्ग अहमदाबाद, बड़ोदरा, चेन्नई यहाँ से होकर गुजरता है। कम सघन रेल मार्ग, जो आप समझ सकते हैं कि जो पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, जंगली तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्था एवं विरल जनसंख्या वाले भूभाग में है, इनका विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। इनमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आदि भाग शामिल हैं। भारतवर्ष के पूर्वी एवं पश्चिम तटीय भागों में समुद्र तट कटा-फटा व सकरा होने के कारण यहाँ पर रेल मार्गों का विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। पश्चिम तटीय क्षेत्र में कोंकण रेल निगम की स्थापना के साथ 837 किलोमीटर का रेल मार्ग ही केवल विकसित हो पाया है। जनसंख्या की दृष्टि से महानगर जो हमारे हैं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो रेल या फिर भूमिगत रेल को विकसित करने की योजना सरकार ने बनाई है और उसमें लगभग कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। भारतीय रेल ने प्रगति का परिचय देते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ियों प्रारंभ किया। सबसे तेज चलने वाली हमारे यहाँ जो एक्सप्रेस है वो गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है, जो लगभग 3974 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सबसे लंबी दूरी की गाड़ी है देश की। 8 एक्सप्रेस गाड़ियां 2000 से 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों रेल मार्ग के लिए पटरी की चौड़ाई में भिन्नता, पुराने रेल मार्ग, अनुपयुक्त धरातल एवं कहीं कहीं पर रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। बच्चों अब हम जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम 3 तरफ से, पश्चिम की ओर से, पूर्व की ओर से और दक्षिण की ओर से, 3 तरफ से हम समुद्र से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें जल परिवहन का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति, समुद्र से घिरा होना एवं वर्ष भर पानी की उपलब्धता होने के कारण ऐसी नदियां हैं जो जल परिवहन के विकास के आधार हैं। इसके अतिरिक्त जल परिवहन सबसे सस्ता साधन भी है बच्चों। जो जहाज यात्रियों को ढोने का काम करते हैं उनको हम लाउडर के नाम से जानते हैं। जो जहाज सामान ले जाते हैं या मालवाहक जहाज होते हैं उनको ट्रैम्प कहते हैं, और जो जहाज खनिज तेल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उनको हम टैंकर कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा सामान जो जल्दी खराब होने वाला सामान, जैसे सब्जियां, मछलियां, दूध आदि, ऐसे कई सामान हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जल परिवहन में किसी जगह जाने के लिए या किसी सामान को भेजने के लिए बहुत समय लगता है, कभी कभी 6 महीनों का भी समय लगता है। तो जो सामान खराब होने वाले हैं उनके लिए पूरे जहाज को ही रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी रेफ्रिजरेटर युक्त बना दिया जाता है। जल परिवहन के लिए मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक है। भारत की लंबी तटरेखा अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, जो हमारे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये तट से दूर हैं
और गहरे सागरों में स्थित खनिज तेल क्षेत्र, 12 समुद्री मील तक फैले सागर एवं मत्स्य क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु जल परिवहन का विकास अत्यावश्यक है। भारतीय जल परिवहन सेवाएं 3 प्रकार की हैं। आंतरिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन से तात्पर्य बच्चों जो देश की बड़ी बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र या फिर हम गंगा या गोदावरी, इनके बारे में जानते हैं। इनका 3700 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौकाओं के योग्य है। देश की नहरों के 4300 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौका वहन के योग्य है, परंतु 900 किलोमीटर नहरों का ही उपयोग किया जाता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या, सड़कों व रेल मार्गों पर बढ़ते परिवहन के दबाव के कारण आंतरिक जल मार्गों की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने हेतु 10 प्रमुख नदियों को सम्मिलित कर भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तटीय जल परिवहन। भारत की तटरेखा 5717 किलोमीटर है और भारत में इस समय 13 बड़े तथा 184 छोटे व मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सामुद्रिक परिवहन। समुद्री जहाजों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जाता है। उसमें हमारे देश का स्थान 19वां है। विकासशील देशों के बीच सबसे बड़ा व्यापारिक जहाजों का बेड़ा हमारे पास है। भारत में लगभग 140 जहाजरानी कंपनियां क्रियाशील हैं। इनमें से 107 कंपनियां केवल समुद्र तटवर्ती व्यापार में, 23 विदेशी व्यापार में तथा 10 तटवर्ती व विदेशी व्यापार में संलग्न है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी है, जिसके पास लगभग 88 जहाजों का बेड़ा है। हमारे देश से ऐसे 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरते हैं। देखें, सिंगापुर मार्ग, ऑस्ट्रेलिया मार्ग, स्वेज मार्ग और उत्तमाशा अंतरिम मार्ग। सिंगापुर मार्ग जो कोलकाता से जापान होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के तटों तक जाता है। ऑस्ट्रेलिया मार्ग चेन्नई से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तक जाता है। स्वेज मार्ग मुंबई से पोर्ट सहित तथा लंदन तक जाता है और इसके बाद उत्तमाशा अंतरिम मार्ग मुंबई मोम्बासा से यूरोप व अमेरिका तक जाता है। वायु परिवहन हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है और बच्चों कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि वहां पर सड़कों का निर्माण व रेल मार्गों का निर्माण मुश्किल कार्य है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में वायु मार्ग एक सरल साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। एवं वायु मार्ग के बारे में आप जानते हैं, बहुत तीव्रगामी एवं महंगा साधन भी है। वायु मार्ग मुख्यतः यात्रियों को ढोने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये डाक व माल ढोने का छोटा सामान भी इनके जरिए जाता है। भारत में सर्वप्रथम हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू हुई थी, जो केवल प्रदर्शन तक सीमित थी, यानी पहली उड़ान थी वो। स्वतंत्रता के पश्चात इसमें सुधार लाने तथा विकास करने के लिए 13 अगस्त 1953 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 2 प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस है। एयर इंडिया की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसकी सेवाओं का विस्तार अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एवं पूर्वी एशिया तक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इंडियन एयरलाइंस, इसका मुख्यालय दिल्ली में है बच्चों। यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध होती हैं। जहाँ पर इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों को व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने एवं देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को हवाई आवश्यकताएं पूरा करने के लिए 20 जनवरी 1981 को वायुदूत सेवा की स्थापना की गई। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज है बच्चों ये, और इसका काम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने शुरू किया है, जो समुद्र एवं तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज की संबंधी गतिविधियों के लिए तैयार की गई है। पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। यह अब देश के दुर्गम इलाकों के लिए भी नियमित व विशेष हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा है। घरेलू हवाई अड्डे तथा असैनिक विमान परिसरों की देखरेख का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। पाइपलाइन एवं पोताश्रय के बारे में पढ़ेंगे हम। पाइपलाइन यानी कुछ ऐसा सामान जो तरल एवं गैसीय पदार्थ होते हैं, उनको इन पाइपलाइन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद एवं गैसीय पदार्थ एवं दूध
भी आजकल गुजरात के कुछ क्षेत्र आनंद से लेकर अहमदाबाद तक दूध पहुंचाने के लिए पाइपलाइन सेवा शुरू की गई है। चलिए पहले हम पाइपलाइन कहाँ है, प्रमुख पाइपलाइनें कहाँ से गुजरती है हमारे देश के, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रमुख पाइपलाइन हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जैसे इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हैं ये गैस इसे जाती है इस पाइपलाइन के जरिए। यह पाइपलाइन पश्चिमी तट पर हजीरा यानी गुजरात से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक बिछाई गई है। इसकी लंबाई 1758 किलोमीटर है। हमारे मध्य प्रदेश की ये विजयपुर यानी गुना से होकर गुजरती है और इस पाइपलाइन से सवाई माधोपुर, औरैया, आंवला, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के उर्वरक जो कारखाने हैं, आपने नेशनल फर्टिलाइजर्स कारखाना के बारे में सुना होगा, उन उर्वरक कारखानों तक गैस पहुंचाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन। नाहरकटिया आसाम में है बच्चों। इसको आसाम से लेकर सिलीगुड़ी होते हुए बिहार राज्य के बरौनी तक बिछाया गया है और कानपुर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी लंबाई लगभग 1160 किलोमीटर है। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन, ये भी तेल पाइपलाइन है। इसको जो बरौनी तक थी उसको आगे बढ़ाते हुए हल्दिया तक कर दिया गया है। जो हल्दिया में तेल शोधक कारखाना है वहां तक की कच्चा तेल पहुंचाती है। बरौनी जालंधर तेल पाइपलाइन बरौनी कानपुर पाइपलाइन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली और अंबाला से जोड़ते हुए जालंधर तक बढ़ा दिया गया है। सलाया अंकलेश्वर, कच्छ की खाड़ी में सलाया जो कांडला के पास है, यहाँ से होते हुए मथुरा उत्तर प्रदेश तक 1256 किलोमीटर लंबी खनिज तेल पाइपलाइन बिछाई गई है। कुद्रेमुख मैंगलोर लोह अयस्क पाइपलाइन। बच्चों जैसे आप लोह अयस्क इसमें आया है तो आप समझ गए होंगे लोह अयस्क यानी जो हमारा कच्चा लोहा है उसको गाढ़ा बनाकर इस पाइपलाइन के जरिए मैंगलोर बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। यानी कुद्रेमुख खान से जो लोह अयस्क निकलता है उसको गाढ़ा बनाकर पाइपलाइन द्वारा मंगलोर बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। आनंद से शुरू होकर अहमदाबाद यानी गुजरात में एक पाइपलाइन डाली गई है जिससे दूध का वितरण आराम से हो सके और समय पर दूध पहुंचे, इसके लिए ये दुग्ध पाइपलाइन डाली गई है। पाइपलाइन परिवहन की लोकप्रियता के साथ कुछ दोष भी हैं, जैसे पाइपलाइन में यदि रिसाव हो जाए, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड जा रही है तो पता लगाना बहुत कठिन काम है। इसकी मरम्मत का भूमिगत कार्य अत्यंत कठिन वह महंगा होता है। समुद्री परिवहन बच्चों देखिए, बंदरगाह व पत्तन समुद्री परिवहन के केंद्र होते हैं। बंदरगाह और पत्तन में अंतर है बच्चों। जलयान व जहाजों के आने जाने, ठहरने व विश्राम करने की जगह को हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं और पत्तन अथवा गोदी ये समुद्र तट का ऐसा अंतर स्थल है जहाँ केवल जहाजों में माल लादने एवं उतारने का कार्य ही होता है। बंदरगाह जल व थल के मिलन स्थल हैं। भारत के लगभग 7600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 13 प्रमुख व 187 छोटे व मध्यम बंदरगाह हैं। भारत का लगभग 93% व्यापार जो है इन्हीं बंदरगाहों के जरिए होता है। देश के व्यापार का वास्तविक संचालन बंदरगाह ही करते हैं, इसलिए इन्हें व्यापार के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हमारे देश के पश्चिम तट के बंदरगाह बच्चों कुछ प्रमुख हैं। कांडला मुंबई, नावा शेवा, मारम गोवा, न्यू मंगलोर व कोचीन। और पूर्वोत्तर के बंदरगाह हैं तूतीकोरिन, इन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया आदि। मुंबई जो भारत का दूसरा महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह स्वेज तथा उत्तमाशा अंतरी जलमार्ग पर स्थित है। यहाँ से पेट्रोल एवं पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, वैज्ञानिक यंत्र आयात किया जाता है एवं सूती वस्त्र, तिलहन, मैग्नीज यहाँ से निर्यात किया जाता है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित होने के कारण इसे भारत का द्वार भी कहते हैं। कोलकाता यह भारत का नहीं संपूर्ण एशिया का मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहाँ से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार एवं उत्तर प्रदेश का सामान यहाँ से दूसरे देशों को भेजा जाता है। हल्दिया कोलकाता चूंकि बड़ा बंदरगाह है, उसके भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कोलकाता से लगभग 128 किलोमीटर दूर हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। इसके बाद नावा शेवा मुंबई के पश्चिमी तट पर है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। कांडला कच्छ की खाड़ी में स्थित यह गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इस बंदरगाह को देश के विभाजन के बाद विकसित किया गया, क्योंकि
कराची जो बहुत बड़ा बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया और उसकी कमी की पूर्ति ये कांडला बंदरगाह करता है। यहाँ से अब्रक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक एवं सीमेंट का परिवहन होता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहलाता है। मार्म गोवा यह भारत के पश्चिम तट पर महाराष्ट्र व कर्नाटक के खनिजों से संपन्न पृष्ठ प्रदेश का प्राकृतिक बंदरगाह गोवा में स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क, मैग्नीज, नारियल तेल, मूंगफली, काजू एवं खनिज तेल एवं उर्वरक पदार्थों का आयात होता है। कोच्चि यह बंदरगाह केरल में मालाबार तट पर स्थित है। केरल तथा तमिलनाडु का बागानी कृषि क्षेत्र एवं कोयम्बटूर का औद्योगिक क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है। तूतीकोरिन यह तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ से रसायन, मशीनरी और कोयले का आयात किया जाता है। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद जो भी अन्य जानकारी है इस पाठ से संबंधित, संचार के साधन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, आयात, इन सब के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।